हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे बच्चों पाचन तंत्र के बारे में या डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में। क्या आपने कभी सोचा है कि हम जो भी खाना खाते हैं वो किस प्रकार से अपने शरीर के अंदर पाचन होता है, या फिर उस पाचन के अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, या फिर वो अंदर से दिखता कैसा है। तो चलिए आज इन टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे कि किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है, उसके अंदर कौन कौन से एंजाइम्स भाग लेते हैं और कौन कौन से उसके अंदर अंग भाग लेते हैं। इन सभी टॉपिकों के ऊपर चर्चा करेंगे आज। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने आपके सामने डायग्राम बनाया है, ये है बच्चों अपने डाइजेस्टिव सिस्टम का। ठीक है, किसका है? डाइजेस्टिव सिस्टम का। वैसे तो देखिए कि भोजन का जो पाचन है वो मुख से ही शुरू हो जाता है। अपने जैसे ही भोजन मुख के अंदर ग्रहण करते हैं, उसको जोर जोर से ऐसे ऐसे चबाते हैं, तो पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है, क्योंकि मुख के अंदर कुछ लार वगैरह होती है, वो उसके अंदर मिक्स होकर और पाचन है वो मुख से शुरू हो जाता है। उसके बाद में खाना एंटर करता है नीचे पाचन तंत्र के अंदर। ठीक है, तो चलिए कि पाचन वैसे देखें तो डेफिनेशन क्या होगी। तो डेफिनेशन इस प्रकार से होगी बच्चों की, जैसे हम जो भी भोजन ग्रहण करते हैं, जैसे ही हमने भोजन का अंतः ग्रहण किया, तो वो भोजन के जो अणु होते हैं, चाहे वो कार्बोहाइड्रेट हो उसके अंदर, चाहे वो प्रोटीन हो, वसा हो या एमिनो एसिड्स हो, ये बच्चों अपने शरीर के अंदर जल्दी से पच नहीं पाते हैं, जल्दी से पच नहीं पाते हैं। उसके अणु होते हैं वो बड़े होते हैं। ठीक है, तो इन बड़े बड़े अणुओं को, जो कि क्या होते हैं, अघुलनशील होते हैं, पचने योग्य नहीं होते हैं, तो इन बड़े अणुओं को पाचक रसों की सहायता से, जो अपने जो ग्रंथियाँ होती है वो पाचक रस या फिर एंजाइम्स का सिक्रेशन करती है, और वो पाचक रस क्या करते हैं, इन बड़े अणुओं को तोड़ने का कार्य करते हैं। इनको छोटे 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 टुकड़ों के अंदर तोड़ देते हैं। तो जो बड़े अणु थे, अघुलनशील अणु थे, उनको छोटे छोटे टुकड़ों के अंदर एंजाइम की सहायता से तोड़कर और उनको पचने योग्य बना लिया जाता है। इसी को क्या बोलेंगे हम? पाचन। क्या बोलेंगे इसको? पाचन बोलेंगे। ठीक है, अब पाचन तंत्र, तो तंत्र यानी कि ये सिस्टमेटिक तरीके से है, एक तंत्र की भांति कार्य करता है। तंत्र एक अकेला अंग नहीं बन सकता, इसके अंदर बहुत सारे अंग मिले हुए होते हैं। जैसे ये गर्सनी हो गया, ये एक अंग है, ग्रास नली एक अंग है, अमाशय एक अंग है, ये छोटी आंत, बड़ी आंत, ये सब मिलकर एक सिस्टमेटिक तरीके से एक ही कार्य करते हैं, जो भोजन को पचाने का। तो इसको हम क्या बोलेंगे? पाचन तंत्र बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे हम? पाचन तंत्र। तो चलिए देखिए डेफिनेशन किस प्रकार से होगी पाचन तंत्र की। तो पाचन तंत्र क्या? भोजन के जटिल और अघुलनशील अणुओं को पाचक रस या फिर एंजाइम की सहायता से अवशोषण योग्य छोटे व घुलनशील अणुओं में बदलना ही क्या कहलाता है? पाचन कहलाता है। हमने छोटी सी परिभाषा देखी इसकी पाचन की, कि जो बड़े अणु होंगे उनको छोटे अणुओं के अंदर पाचक रसों या फिर एंजाइम की सहायता से तोड़ना ही क्या होगा? पाचन होगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए जो पाचन तंत्र है वो भोजन के अंतःग्रहण यानी कि अंतःग्रहण क्रिया होती है भोजन को अंदर लेना। जैसे हमने कोई भी भोजन खाते हैं तो टुकड़ा है वो सबसे पहले मुख के अंदर लेते हैं, तो वो हो गया अंतःग्रहण। वो क्या हो गया? भोजन का अंतःग्रहण करना। तो ये जो पाचन तंत्र है वो भोजन के अंतःग्रहण के बाद में उसका पाचन, और पाचन के बाद में अवशोषण। ठीक है, पाचन और पाचन के बाद में अवशोषण तथा यहाँ पर अंतःग्रहण नहीं होगा, तथा निक्षेपण से संबंधित है। ठीक है, अंतःग्रहण के बाद में पाचन, और पाचन होने के बाद में ये जो छोटी आंत या फिर बड़ी आंत है, इनके अंदर भोजन का अवशोषण होता है। अवशोषण होने के बाद में जो भी अपशिष्ट बच जाते हैं वो इस बड़ी आंत से होकर मलाशय के अंदर इकट्ठे हो जाएंगे और मल द्वार के द्वारा बाहर निकल जाएंगे। इस क्रिया को बोलेंगे निक्षेपण। तो भोजन का अंतःग्रहण के बाद में पाचन, और पाचन के बाद में उसका अवशोषण और निक्षेपण से ये जो पाचन क्रिया है वो संबंधित होती है। इसके अंदर 4 क्रियाएं मैंने आपको बताई, पाचन की परिभाषा मैंने आपको बताई। अब देखिए ये जो पाचन है, आहार नाल होती है वो मुख से लेकर और मल द्वार तक एक लंबी नलिका होती है। कहाँ से कहाँ तक? ये देखिए मुख से शुरू हो रही है, मुख से इस प्रकार से चलकर छोटी आंत, बड़ी आंत और ये मलाशय मल द्वार। तो मुख से लेकर मल द्वार तक की एक लंबी नलिका होती है, एक लंबी क्या होती है? नलिका होती है, जिसके अंदर भोजन का पाचन होता है। तो जो आहार नाल है वो कहाँ से कहाँ तक? मुख से लेकर
मल द्वार तक एक नलिका होती है। इसको हम क्या बोलते हैं? आहार नाल बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? आहार नाल। बात करें ये कितनी बड़ी होगी, तो ये बच्चों लगभग 30 फीट होती है। इसकी लंबाई कितनी होगी? 30 फीट होगी। ठीक है, कितनी लंबाई होगी इसकी? 30 फीट। और वैसे देखें तो इसकी लंबाई मीटर के अंदर 7 से लेकर 9 मीटर तक होती है। 7 से लेकर 9 मीटर तक इसकी लंबाई होगी। कहाँ से कहाँ तक? मुख से लेकर और मल द्वार तक। कितनी लंबाई होगी? 30 फीट या फिर 7 से लेकर 9 मीटर तक होगी। ठीक है, चलिए इसके बाद में बात करते हैं कि इस पाचन तंत्र के अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं, क्योंकि इसके अंदर अंग भी भाग लेते हैं। मुख्यतः 2 प्रकार के अंग भाग लेते हैं। एक तो ये पाचन ग्रंथियां भाग लेती है और एक इसके अंदर ये पाचन तंत्र के अंदर अंग भाग लेते हैं। ठीक है, पाचन के अंदर 2 प्रकार के अंग भाग लेते हैं। कितने प्रकार के अंग भाग लेते हैं? 2 प्रकार के। एक तो ये पाचक अंग होंगे और एक कौन से होंगे? पाचक ग्रंथियां। पाचन अंग के अंदर देखिए कौन कौन से प्रकार होंगे। सबसे पहला होगा बच्चों मुख, क्योंकि ये पाचन मुख से ही शुरू हो रहा है तो पहला पार्ट कौन सा हो जाएगा? मुख। 2 नंबर पर कौन सा? ग्रसनी। एक क्रम या सीक्वेंस के अंदर है, जैसे पहले मुख, मुख के बाद में ये ग्रसनी। ग्रसनी किस में खुलेगी? ग्रास नली में। किस में खुलेगी? ग्रास नली में। ये ग्रास नली आगे जाकर किस में खुल रही है? अमाशय में। किस में खुल रही है? अमाशय में। उसके बाद में अमाशय किसके अंदर खुल रहा है? ये छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के अंदर। छोटी आंत के बाद में ये छोटी आंत आगे किससे जुड़ी रहती है? बड़ी आंत से। किससे जुड़ी रहती है? बड़ी आंत से। छोटी आंत को बच्चों शुद्धांतर भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? शुद्धांतर भी बोलते हैं। और बड़ी आंत को वृद्धांतर भी बोलते हैं। दूसरा नाम क्या है बड़ी आंत का? वृद्धांतर। ओके, उसके बाद में देखिए बड़ी आंत के बाद में बड़ी आंत का जो अपचा भोजन है वो किसके अंदर इकट्ठा होता है? मलाशय के अंदर इकट्ठा होता है। किसमें इकट्ठा होता है? मलाशय के अंदर। तो ये पाचन अंग हो गए। कौन से हो गए? ये पाचन अंग। उसके बाद में पाचन ग्रंथियां भी होती है। पाचन ग्रंथियां। ये पाचन ग्रंथियां हैं वो 3 प्रकार की होती है। सबसे पहली कौन सी? यकृत ग्रंथि, जो देखिए कहां पर स्थित है? अमाशय के जस्ट ऊपर। ये भाग यकृत है और यकृत के अंदर ये यकृत ग्रंथि है। ठीक है, दूसरी मेन ग्रंथि होती है अग्नाशय ग्रंथि। अग्नाशय ग्रंथि यहाँ पर अमाशय के नीचे और बड़ी आंत के जस्ट ऊपर कौन सी ग्रंथि जुड़ी रहती है? अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी ग्रंथि बच्चों? अग्नाशय ग्रंथि। ओके, पहली बच्चों यकृत ग्रंथि, दूसरी अग्नाशय ग्रंथि और तीसरी होती है लार ग्रंथि। तीसरी कौन सी ग्रंथि होती है? लार ग्रंथि। ये जो लार ग्रंथि है वो मुख के अंदर जबड़ों के पीछे स्थित होती है। मुख के अंदर जबड़ों के पीछे स्थित होती है। और ये यकृत ग्रंथि मैंने आपको बताया अमाशय के जस्ट ऊपर, और अग्नाशय ग्रंथि ये अमाशय के जस्ट नीचे और बड़ी आंत से ऊपर स्थित होती है। ठीक है, तो पाचन के अंदर 2 मुख्य अंग कार्य करते हैं। एक तो पाचन अंग हो गए जिसके अंदर ये सभी अंग आएंगे, मुख, उसके बाद में ग्रसनी, ग्रसनी के बाद में ग्रास नली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मल द्वार। ठीक है, या मलाशय। उसके बाद में पाचन ग्रंथियां कार्य करती है। सबसे पहली कौन सी ग्रंथि? लार ग्रंथि, जो लार का निर्माण करेगी। ठीक है, दूसरी कौन सी आ जाएगी? यकृत ग्रंथि, और तीसरी कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। तो ये 3 ग्रंथियां इस पाचन के अंदर भाग लेती है और ये सभी अंग भाग लेते हैं। ओके, आगे बात करते हैं कि ये जो आहार नाल होती है इसको बच्चों पोषनाल भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है इसको? पोषनाल। ठीक है, आहार नाल का दूसरा नाम क्या हो सकता है? पोषनाल। ठीक है, उसके बाद में देखिए ये जो अपना भोजन है, जैसे ही हम भोजन खाते हैं तो आपने सोचा होगा कि ये भोजन है वो नीचे गति कैसे करता है, नीचे जाता कैसे है। यहाँ से मुख से ग्रसिका के अंदर ग्रास नली, अमाशय, अमाशय छोटी आंत, बड़ी आंत। तो ये गति किस प्रकार से होती है? ये गति होती है बच्चों कर्मानुकुंचन गतियाँ। इसको क्या बोलते हैं? कर्मानुकुंचन। क्या बोलते हैं इसको?
कर्मानुकुंचन। देखिए ये कर्मानुकुंचन क्या होता है, जैसे ही भोजन इसके अंदर आहार नाल के अंदर प्रवेश करता है तो आहार नाल के अंदर कभी संकुंचन होता है, कभी परकुंचन होता है, यानी कि कभी संकुचन और उसके बाद में स्थलन। तो ये इस प्रकार से कार्य करती है। कार्य करने के बाद में ये जो भोजन होता है वो जस्ट आगे चला जाता है, ठीक है। तो ये जो संकुचन और स्थलन हो रहा है इसी को हम क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन बोलते हैं। इसको क्या बोलेंगे हम, कर्मानुकुंचन, ठीक है। तो आहार नाल के अंदर जो संकुचन और स्थलन होता है इसी को क्या बोलते हैं, कर्मानुकुंचन। और इस कर्मानुकुंचन के कारण जो भोजन है वो आगे से आगे गति करता रहता है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे, कर्मानुकुंचन। अब हम एक एक पार्ट को पढ़ेंगे कि मुख क्या होता है, गर्सनी क्या होती है, गर्सिका क्या होती है। तो चलिए इनको पढ़ते हैं। सबसे पहले हम इन सभी पार्टों को पढ़ेंगे, पाचन अंगों को पढ़ेंगे, उसके बाद में ग्रंथियों को पढ़ेंगे एक एक करके, ठीक है। सबसे पहला पार्ट होता है बच्चों मुख का। सबसे पहला पार्ट कौन सा, ये देखिए मुख का। तो मुख जो होता है वो देखिए किसके अंदर खुलता है, जैसे ही मुख एंटर करता है वो खुलता है मुख गुहा के अंदर। किसके अंदर खुलेगा, मुख गुहा के अंदर। गुहा देखिए क्या होता है, गुहा होता है खाली स्थान। जैसे ये अपना मुंह है, मुंह है के बाहर ये दो होठ होंगे, होठ, मुख अब किसके अंदर खुलेगा, मुख गुहा के अंदर। ये देखिए अंदर ये जो खाली स्थान है इसको क्या बोलेंगे, मुख गुहा। अब देखिए मुख गुहा के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो होती है जीभ और एक क्या होती हैं, दांत होते हैं अपने। क्या क्या चीज़ें होती है, एक तो जीभ होती है और एक कौन से होते हैं, दांत होते हैं, ठीक है। अब देखिए जीभ जो अपनी होती है वो सीधी नहीं लटकी रहती है। क्या नहीं लटकी रहती है, सीधी नहीं लटकी रहती है, वो एक अंग से जुड़ी रहती है या आधार तल से जुड़ी रहती है। अपना जो मुख का जो आधार तल मतलब नीचे का जो भाग है उसके अंदर पृष्ठ भाग से जुड़ी रहती है। जो जुड़ी रहती है इसको बोलते हैं जीवा लिगामेंट। इसको क्या बोलते हैं हम, जीवा फ्रेन्यूलम बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, सॉरी, जीवा फ्रेन्यूलम बोलते हैं, ठीक है। या फिर इसको बोलते हैं फ्रेन्यूलम लिगामेंट। क्या बोलते हैं, फ्रेन्यूलम लिगामेंट। देखिए ये जो अपना आधार तल है ये यहाँ से जुड़ी रहती है, इसको क्या बोलेंगे हम, जीवा फ्रेन्यूलम या फिर फ्रेन्यूलम लिगामेंट, ठीक है। उसके अलावा क्या होते हैं, अपने दांत होते हैं। दांत, अब देखिए दांत भी ऐसे सीधे नहीं लटके रहते हैं, अगर सीधे ही लटके रहे तो वो गिर जाते हैं ना। तो देखिए जो दांत होते हैं अपने बच्चों वो एक गर्त के अंदर धंसे रहते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मसूड़ा है अपना, ऊपर क्या स्थित रहते हैं, मसूड़ा रहते हैं। तो मसूड़ों के अंदर इस प्रकार से वो धंसे रहते हैं। जैसे मान लीजिए ये दांत है और ये दांत इन गर्त के अंदर धंसे रहते हैं। गर्त बोलते हैं गड्ढे रूपी संरचना को। किसको बोलते हैं, गड्ढे रूपी संरचना को। तो ये मसूड़ों के अंदर इस प्रकार से धंसे रहते हैं। ऊपर एक मसूड़ा हो गया ऊपर वाला और एक नीचे वाला मसूड़ा हो गया। तो इन मसूड़ों के अंदर धंसे रहते हैं, इसको क्या बोलते हैं, गर्तदंती बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम, गर्तदंती। तो मनुष्यों के अंदर पूछ ले कि दांत किस प्रकार के होते हैं, तो दांत होते हैं बच्चों गर्तदंती, यानी कि मसूड़ों के अंदर धंसे हुए पाए जाते हैं। इसी को क्या बोलते हैं, गर्तदंती। और देखिए दांत दो बार आते हैं पूरे के पूरे जीवन काल के अंदर। दांत 2 बार आते हैं। आपने देखा होगा जो बच्चे होते हैं उनके दांत गिर जाते हैं, एक बार के जो दांत है गिर जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, दूध के दांत बोलते हैं। क्या बोलते हैं उनको, दूध के दांत बोलते हैं। और उसके बाद में कहते हैं हम कि पक्के दांत आते हैं। तो दांत कितने बार आते हैं जीवन काल के अंदर, 2 बार दांत आते हैं। कितने बार, 2 बार। तो 2 बार आते हैं, इनको बोलते हैं द्विबार दंती। द्वि यानी कि 2 बार और दंती यानी कि दांत। तो 2 बार पूरे जीवन काल के अंदर दांत आते हैं, इसको हम क्या बोलेंगे, द्विबार दंती। क्या बोलेंगे, द्विबार दंती, ठीक है। तो पूछ ले कि दांत किस प्रकार के होते हैं, गर्तदंती और द्विबार दंती प्रकार के होते हैं। अब चलिए देखिए दांत भी 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। अलग अलग प्रकार से दांत होते हैं। जैसे सबसे पहले दांत अपने आगे वाले होते हैं वो होते हैं कृंतक दांत। कौन से होते हैं, कृंतक दांत। तो चलिए देखिए दांत कितने प्रकार के होते हैं, दांत होते हैं बच्चों 4 प्रकार के। सबसे पहला प्रकार कौन सा, कृंतक दांत। दूसरा होता है रदनक दांत। और तीसरा प्रकार होता है अगर चरणक। चौथा प्रकार होता है चूर्णक। चौथा प्रकार कौन सा होता है, चूर्णक प्रकार के। तो कृंतक दांत जो अपने आगे वाले दिखाई देते हैं आपको, ये होते हैं कृंतक दांत।
अब ये सबसे ज़्यादा एक्टिव किन के अंदर होते हैं, सबसे ज़्यादा किन के अंदर पाए जाते हैं, चूहे जो होते हैं उनके अंदर पाए जाते हैं। ये आगे वाले दांत है वो कार्य किसका करते हैं, कुतरने का कार्य करते हैं, किसी चीज़ को काटने का या फिर कुतरने का कार्य करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, कुतरना यानी कि करंतक। ठीक है, इंग्लिश के अंदर बच्चों इनको बोला जाता है इंसाइजर। क्या बोला जाता है, इंसाइजर। तो मैं इसको आई से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। उसके बाद में होती है रदनक दांत, जो इधर अपने होते हैं, ये तीखे वाले दांत होते हैं, इनको बोलते हैं रदनक दांत। ये देखिए कील के समान तीखे होंगे। ये किसका काम करेंगे, किसी चीज़ को चीरने का या फिर फाड़ने का कार्य करते हैं। तो इनको क्या बोलते हैं हम, रदनक दांत। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं, रदनक दांत। इंग्लिश में इनको बोला जाता है केनाइन दांत। क्या बोला जाता है, केनाइन। ठीक है, केनाइन यानी कि रदनक दांत। ये सबसे ज़्यादा किन के अंदर भीषण होते हैं, ये जो मांसाहारी जीव होते हैं जैसे शेर हो गया, चित्ता हो गया या फिर कुत्ता हो गया, उनके अंदर सबसे ज़्यादा तीखे होते हैं। ये जो दो दांत है वो तीखे होते हैं। ठीक है, तो ये किसका कार्य करेंगे, किसी चीज़ को चीरने का या फाड़ने का कार्य करते हैं। आपको अगर कुत्ता खा जाए तो सबसे पहले ये जो 4 दांत होते हैं, 2 ऊपर और 2 नीचे, यही सबसे ज़्यादा सबसे पहले काटेंगे। ठीक है, तो ये भीषण होते हैं और मांसाहारी जंतु या आक्रमणकारी जंतुओं के अंदर पाए जाते हैं। कौन से, केनाइन दांत। उसके बाद में आते हैं अग्रचूर्णक दांत, जो अपने जबड़े के अंदर होते हैं। जो आगे वाले होते हैं उनको तो बोलते हैं अग्रचूर्णक। क्या बोलते हैं, अग्रचूर्णक। और जो पीछे वाले होते हैं इनको बोला जाता है चूर्णक दांत। ठीक है, तो इनको इंग्लिश में बोलते हैं अग्रचूर्णक को तो बोलते हैं प्रीमोलर। क्या बोलते हैं, प्रीमोलर। और चूर्णक को बोला जाता है मोलर। तो मैं इसको एम से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। ठीक है, तो 4 प्रकार हो गए। सबसे पहले करंतक, उसके बाद में रदनक, उसके बाद में अग्रचूर्णक और उसके बाद में चूर्णक दांत। ठीक है, पूछ लें इनका कार्य क्या होता है। तो करंतक दांत है वो देखिए कार्य इनका होता है चीरने और कुतरने का। सबसे पहले देखिए संख्या देखते हैं। करंतक दांत होते हैं वो ऊपर वाले जबड़े में कितने पाए जाते हैं, ऊपर वाले जबड़े के अंदर कितने पाए जाते हैं। तो देखिए ऊपर वाले जबड़े के अंदर ये 2 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 2 जोड़ी, यानी कि कितने दांत, 4 दांत। ठीक है, उसके बाद में देखिए रदनक दांत, ये होते हैं 1 जोड़ी, 1 जोड़ी। मैं सिर्फ एक जबड़े की बात कर रहा हूँ, चाहे तो वो ऊपर वाला जबड़ा हो या फिर नीचे वाला जबड़ा हो। ऊपर वाले जबड़े के अंदर 2 जोड़ी, 1 जोड़ी के अंदर 2 दांत, तो 2 जोड़ी के अंदर कितने, 4 दांत। तो करंतक दांतों की संख्या 2 जोड़ी, रदनक दांतों की संख्या 1 जोड़ी। अग्रचूर्णक दांत होते हैं वो भी कितने जोड़ी, 2 जोड़ी होते हैं। और चूर्णक दांत जो होते हैं वो कितने जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी होते हैं। कितने जोड़ी होते हैं, 3 जोड़ी। ये कितनी जोड़ी होगी, देखिए 2 और 1 3, 2 5 और 3 8, 8 जोड़ी हो गई। यानी कि कितने दांत, 16 दांत। एक जबड़े के अंदर कितने दांत, 16 दांत। और दूसरे जबड़े के अंदर भी कितने दांत, 16 दांत। पूरे कितने हो गए, 32 दांत हो गए। कितने दांत हो गए, 32 दांत हो गए। ठीक है, चलिए इन करंतक दांतों का कार्य क्या होता है, इनका कार्य होते हैं कुतरना। क्या कार्य होता है इनका, कुतरना। ठीक है, रदनक दांत होते हैं, इनका कार्य होता है चीरना या फिर फाड़ना, चीरना या फाड़ना। ठीक है, अग्रचूर्णक दांत होते हैं, इनका कार्य होता है चबाना। हम भोजन किन से चबाते हैं, इन अग्रचूर्णक और चूर्णक दांतों से भोजन को चबाया जाता है। और ये चूर्णक दांत होते हैं, इनका भी कार्य क्या होता है बच्चों, चबाना। ओके, आया आपको समझ में। दांत के 4 प्रकार, करंतक दांत, रदनक दांत, अग्रचूर्णक और चूर्णक, ये इतनी संख्या के अंदर होते हैं। ये इनका कार्य हो गया। अब चलिए बात करते हैं कि ये दांत है वो निकलते कब है। ठीक है, यानी कि हमारी किस एज के अंदर कौन से दांत निकलते हैं। ये नहीं है कि हम जैसे ही जो छोटा बच्चा होता है उनके अंदर सभी दांत निकल आते हैं, ये नहीं होता है। सबसे पहले ये आगे वाले 2 दांत आते हैं। जो छोटा बच्चा होता है उनके अंदर सबसे पहले आगे वाले यानी कि करंतक दांत सबसे पहले आएंगे। तो ये करंतक दांत है वो आ जाते हैं बच्चों 6 माह की उम्र में। 6 माह या फिर 6 महीने की उम्र का जो बच्चा होता है उसके अंदर थोड़े थोड़े दिखने स्टार्ट हो जाते हैं कौन से, करंतक दांत। उसके बाद में उनका विकास होता रहता है आगे। उसके बाद में देखिए रदनक दांत, ये जो अपने चीरने फाड़ने वाले होते हैं, ये आते हैं 16 माह के उम्र। कब आते हैं ये, 16 माह की उम्र में। ठीक है, यानी कि 16 महीने जैसे ही बीतते हैं उसके बाद में ये जो दांत है वो आना स्टार्ट हो जाते हैं। ये एक एक जोड़ी होते हैं, 1 जोड़ी ऊपर वाले जबड़े में और 1 जोड़ी ही नीचे वाले जबड़े में। उसके बाद में अग्रचूर्णक दांत है, ये आते हैं 11 से 12
वर्ष की उम्र में, 11 से 12 वर्ष की उम्र में, ठीक है, 11 से 12 वर्ष की उम्र में। उसके बाद में ये जो चूर्णक दांत है, कौन से दांत है, चूर्णक दांत है, ये आ जाते हैं 18 माह की उम्र में। कब आ जाते हैं, 18 माह की उम्र में, ठीक है। ओके बच्चों, तो ये मैंने आपको दांतों के प्रकार बताए, ये इनका कार्य और ये कब निकलते हैं ये भी मैंने आपको बता दिया। तो आपका मुख का पार्ट कंप्लीट हुआ। चलिए आगे हम देखते हैं गर्सनी के बारे में। आगे वाला पार्ट है अपना गर्सनी, ठीक है। मुख हो गया, मुख गुहा हो गया। अब जो मुख गुहा है वो देखिए पीछे से ये संकड़ा भाग है, कुपीनुमा भाग है, ये किसके अंदर खुल रहा है, गर्सनी के अंदर खुल रहा है। किसके अंदर खुल रहा है, ये गर्सनी के अंदर खुल रहा है। तो मुख गुहा किसके अंदर खुली, गर्सनी के अंदर। ओके, अब ये जो गर्सनी होती है वो बच्चों श्वसन का और आहार नाल का साझा मार्ग होती है। ये देखिए ऊपर ये जो नासिका से ये जो श्वसन नली आ रही है वो भी किसके अंदर खुल रही है, इस गर्सनी के अंदर खुल रही है। और ये जो आहार नाल आ रही है, जो मुख गुहा है, वो भी किसके अंदर खुल रही है, गर्सनी के अंदर खुल रही है। तो ये दो काम करती है, ठीक है, दो काम करती है, एक तो श्वसन का और एक भोजन के पाचन का, यानी कि आहार नाल का भी कार्य कर रही है। तो ये साझा मार्ग हो गया, किस किस का, श्वसन मार्ग हो गया और आहार नाल का भी मार्ग हो गया। ओके, तो ये श्वसन का और आहार नाल का क्या है, साझा मार्ग है, इन दोनों का ही मार्ग है, तो इनको क्या बोल दिया, साझा मार्ग बोल दिया, ठीक है। इसके बाद में ये जो अपनी गर्सनी होती है इसके 3 पार्ट होते हैं। ओके, कौन कौन से पार्ट होते हैं देखिए, एक तो होती है जो ऊपर से आ रही है, यहाँ पर जो नासिका से आ रही है, इसको बोल देते हैं हम नासा गर्सनी। क्या बोल देंगे हम, नासा गर्सनी। ओके, ये जो मुख है वो खुल रहा है, मुख गुहा खुल रही है गर्सनी के अंदर, तो दूसरा पार्ट हो जाएगा इसका मुख गर्सनी। कौन सा पार्ट हो जाएगा, मुख गर्सनी। और तीसरा पार्ट हो जाता है इसका अधोगर्सनी। तीसरा पार्ट कौन सा हो जाता है, अधोगर्सनी। ओके, उसके बाद में ये जो जैसे ही गर्सनी है वो नीचे आएगी तो लगभग यहाँ पर एक ये कार्टिलेज का बना इस प्रकार से एक ढक्कन लगा होता है। जैसे ये गर्सनी है वो नीचे इंटर करती है तो इसके अंदर कार्टिलेज का बना एक ढक्कन लगा होता है, किसके ऊपर, श्वास नली के ऊपर। यहाँ से श्वास नली अलग हो जाती है, गर्सनी से श्वास नली का अलग चली गई, ये आहार नाल अलग चली जाती है। तो श्वास नलिका होती है, उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है। जैसे ये मान लीजिए श्वास नलिका है, इसके ऊपर इस प्रकार से एक ढक्कन लगा होता है। ओके, ये ढक्कन देखिए किसका बना होता है, ये कार्टिलेज का बना होता है, कार्टिलेज का बना ढक्कन लगा होता है। ये जो अपना भोजन आता है ऊपर से, जैसे ही भोजन हम इंटर करता है इस गर्सनी के अंदर, तो उस भोजन के दबाव से ये ढक्कन है वो बंद हो जाता है। ओके, इस भोजन के दबाव से ये जो ढक्कन है वो बंद हो जाएगा। बंद क्यों होता है, क्योंकि जो भोजन है वो श्वास नली के अंदर न जा पाए, इसलिए ये जो ढक्कन लगा होता है वो बंद हो जाता है। और ये भोजन को सुनिश्चित करता है कि भोजन है वो किसके अंदर जाना चाहिए, आहार नाल के अंदर ही इंटर करना चाहिए। ओके, तो ये जो ढक्कन लगा होता है इसी को हम बोलते हैं घाटी ढक्कन। क्या बोलते हैं इसको, घाटी ढक्कन बोलते हैं। ये सुनिश्चित करता है भोजन को कि भोजन है वो आहार नाल के अंदर जाना चाहिए, न कि श्वसन नली के अंदर। कई बार आपने देखा होगा हम खाते वक्त ज़्यादा सोचते रहते हैं, कहते हैं ना कि खाते वक्त बोलना नहीं चाहिए या फिर ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए, चुपचाप भोजन है वो ध्यान लगा कर ग्रहण करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इसके पीछे एक लॉजिक है, क्योंकि जो भी हम भोजन ग्रहण करते हैं, कभी हम ज़्यादा सोच रहे होते हैं या फिर बात के अंदर बात लगे होते हैं, तो भोजन निगलने के अंदर ध्यान कम होता है। तो क्या होता है, वो भोजन है वो अपनी श्वसन नली के अंदर चला जाता है, वो घाटी ढक्कन है वो पूरा बंद नहीं हो पाता है। तो जैसे ही श्वसन नली के अंदर जाएगा, श्वसन नली ऊपर से धक्का लगाएगी उस भोजन को कि यहाँ कहाँ आ गए तुम यहाँ कहाँ पर आ गए, तुमको तो जाना था आहार नाल के अंदर और तुम आ गए श्वसन नली के अंदर। तो हम बोलते हैं कि वो जो भोजन है अपना कई बार नासिका के अंदर जो ज़्यादा धक्का लगता है तो नासिका के भाग के अंदर चला जाता है, या फिर यहाँ पर ऊपर मुख गुहा के अंदर आ जाता है। ठीक है, तो वो किसके कारण होता है, घाटी ढक्कन के कारण होता है। ओके, तो ये जो घाटी ढक्कन होता है वो कार्टिलेज का बना होता है और एक ढक्कन प्रकार से होता है, सुनिश्चित करता है कि भोजन किसके अंदर जाना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ आहार नाल के अंदर जाना चाहिए। तो ये पार्ट होते हैं गर्सनी के। ओके, एक बार रिपीट कर देता हूँ, जो गर्सनी है, ये जो मुख गुहा है वो गर्सनी के अंदर खुलती है। गर्सनी के 3 पार्ट होते हैं, मुख गर्सनी, नासा गर्सनी और अधोगर्सनी।
उसके बाद में यहाँ पर ये जो ढक्कन लगा होता है इसको क्या बोलते हैं, गांठी ढक्कन, कार्टिलेज का बना होता है और ये सुनिश्चित करता है कि भोजन आहार नाल के अंदर जाना चाहिए। तो ग्रास नली कौन सा पार्ट है, ग्रास नली। देखिए ये ग्रसनी है, ग्रसनी जैसे यहाँ पर समाप्त होती है तो ये किसके अंदर खुलेगी, ग्रास नली के अंदर खुलेगी, या फिर इसका दूसरा नाम है ग्रसिका, ग्रास नली या फिर ग्रसिका। देखिए इसका कार्य क्या होता है, ये कोई पाचन के अंदर सहायता नहीं करती है, इसका कार्य होता है कि भोजन को कर्मानुकुंचन के द्वारा अमाशय तक पहुंचाना। कर्मानुकुंचन मैंने आपको गति बताई थी, इस प्रकार से संकुचन और स्थलन, संकुचन और स्थलन, इसके द्वारा भोजन को अमाशय तक पहुंचाना ही किसका कार्य होता है, ग्रास नलिका या फिर ग्रसिका का। अब इसके अंदर कुछ श्लेष्मा ग्रंथियां लगी होती है, इसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां लगी होती है, ये भोजन को साथ में लसलसा बना देती है। लसलसा क्यों बनाती है, क्योंकि लसलसा बनाने के बाद में उसका पाचन अच्छे से हो सके, किसके अंदर, अमाशय के अंदर। इस अमाशय के अंदर आप आगे पढ़ेंगे कि अमाशय के अंदर भोजन है वो कुछ घंटों के लिए रुकता है। हम जैसे ही भोजन ग्रहण करते हैं तो सबसे पहले वो अमाशय के अंदर कुछ देर के लिए रुकता है, यहाँ पर HCl इसके अंदर मिला दिया जाता है और भोजन को पचने योग्य बनाया जाता है। तो ग्रास नली है वो, जो ग्रसनी है वो किसके अंदर खुलेगी अब आगे, ग्रास नली में, और ग्रास नली है वो भोजन को अमाशय तक पहुंचाती है, किस गति के द्वारा, कर्मानुकुंचन गति के द्वारा, ठीक है। और इसके अंदर श्लेष्मा ग्रंथियां उपस्थित होती है जो भोजन को क्या करती है, लसलसा बनाने का कार्य करती है। बात करें इसकी लंबाई की तो लंबाई होती है इसकी 25 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई होती है, 25 सेंटीमीटर। ओके, चलिए आगे वाला पार्ट देखते हैं। तो देखिए अगले वाला पार्ट है अपना अमाशय के बारे में। तो अमाशय हम एक बार इधर बाहर अलग से निकाल लेते हैं। जैसे अमाशय ऊपर से इस प्रकार का और इस प्रकार की संरचना होती है। ओके बच्चों, अब आपको इसका आकार लगभग जे के आकार का दिख रहा हुआ है। इसे इंग्लिश के अंदर जो जे होता है उसके आकार का अमाशय का आकार होता है। तो आकार इसका किसा, जे के आकार का। और देखिए और सभी अंग है वो पतली नली के समान है, लेकिन अमाशय है वो सबसे चौड़ा भाग है, सबसे चौड़ा भाग है। ओके, तो ये जे के आकार का होता है और कैसा भाग है बच्चों, चौड़ा भाग। पूछ ले आपसे कि आहार नाल के अंदर सबसे चौड़ा भाग कौन सा होता है, तो वो होता है अमाशय का। बात करें इसकी धारिता की, धारिता यानी कि अमाशय के अंदर कितना भोजन आ सकता है, तो इसकी धारिता है वो लीटर के अंदर है, लगभग 1 से लेकर 3 लीटर धारिता होती है इसकी। कितनी होती है, 1 से लेकर 3 लीटर धारिता होती है। मैंने आपको बताया था कि जैसे ही हम भोजन ग्रहण करते हैं तो भोजन है वो कुछ समय के लिए किसके अंदर रुकता है, अमाशय के अंदर रुकता है। अमाशय के अंदर लगभग 2 से 3 घंटे रुकने के बाद में इसके अंदर पूरी तरह से जो HCl होता है या फिर हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है वो इसके अंदर मिक्स कर दिया जाता है, ताकि भोजन है वो आगे अवशोषण योग्य हो सके। छोटी आंत और बड़ी आंत के अंदर इसका अवशोषण आसानी से हो सके। इसके अलावा यहाँ पर जो सिक्रेशन होता है ये इसका यकृत के अंदर और अग्नाशय ग्रंथियों के द्वारा तो सिक्रेशन होता है वो अमाशय के अंदर होता है। ओके, तो ये जो अमाशय है इसकी धारिता कितनी होती है, 1 से लेकर 3 लीटर इसकी धारिता होती है। बात करें इसके प्रकार की तो इसके प्रकार होते हैं बच्चों 3। कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। एक तो जठरागम भाग, कौन सा, जठरागम भाग। एक नाम और देखा होगा आपने कि जो अमाशय होता है इसके अंदर कौन सा रस, जठर रस। बात करते हैं ना कभी कभी कि जठर रस किसके अंदर पाया जाता है, तो अमाशय के अंदर पाया जाता है। जठर रस के अंदर HCl उपस्थित होता है। कौन सा उपस्थित होता है, जठर रस के अंदर HCl उपस्थित होता है, या हाइड्रोक्लोरिक एसिड को ही हम जठर रस के नाम से जानते हैं। ओके, तो इसके अंदर 3 भाग होते हैं। सबसे पहला होता है जठरागम भाग। कौन सा भाग होता है, जठरागम भाग। ये मान लीजिए अमाशय है तो जठरागम भाग हम किसको बोलेंगे, इसको जठरागम भाग बोलेंगे। ओके, जहां से अमाशय स्टार्ट हो रहा है, जहां से जो ग्रास नली है वो अमाशय के अंदर खुल रही है, इस पार्ट को सबसे पहले पार्ट को क्या हम बोलेंगे, जठरागम भाग। जो ये बीच वाला पार्ट होता है इसको बोला जाता है फंडिस भाग। इसको क्या बोलेंगे हम, फंडिस भाग। और ये जो लास्ट के अंदर पार्ट बचा रह जाता है जिसको हम क्या बोलेंगे, जठर निर्गमी भाग। क्या बोलते हैं इसको, जठर निर्गमी भाग। ये आगे जठर निर्गमी भाग छोटी आंत से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, छोटी आंत से। अब देखिए इसके अंदर जैसे ही भोजन इंटर करता है, हमने भोजन ग्रहण कर लिया, इसके बाद में अपने को और भोजन नहीं करना, तो एक शरीर का रूल होता है जिसके अंदर ये जो अमाशय है
इसके दो ढक्कन पाए जाते हैं। क्या चीज़ पाए जाते हैं? दो ढक्कन पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये बंद हो जाता है। तो ये जो जठरागम भाग है वो ये जो जठरागम भाग है चलिए देखिए, ये जो जठरागम भाग है वो ग्रास नली अवरोधनी के द्वारा जुड़ा रहता है। किसके द्वारा? ग्रास नली अवरोधनी द्वारा जुड़ा भाग होता है। ओके, तो जठरागम भाग, इसके अंदर दो अवरोधनियां पाई जाती है। कितनी अवरोधनियां? दो अवरोधनियां। सबसे पहली अवरोधनी यहां पर होगी। अवरोधनी यानी कि एक गेट पाया जाता है या फिर अवरोध पाया जाता है जिससे ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड या जठर रस है वो ना तो ऊपर जा सकता है और ना ये छोटी आंत यानी कि नीचे प्रवेश कर सकता है। तो इसके लिए दो अवरोध पाए जाते हैं। एक अवरोध ऊपर होता है जिसको ग्रास नली अवरोधनी के नाम से जानते हैं, और एक अवरोधनी नीचे पाई जाती है, इसको बोलते हैं जठर निर्गमी अवरोधनी। क्या बोलते हैं? जठर निर्गमी अवरोधनी। तो ये जो जठरागम भाग है वो ग्रास नली अवरोधनी के द्वारा जुड़ा रहता है। ये जो फंडिस भाग है ये भाग है बच्चों मध्य का भाग। ओके, और ये जो जठर निर्गमी भाग है, ये जठर निर्गमी भाग है वो जठर निर्गमी अवरोधनी से जुड़ा भाग है। नीचे क्या पाई जाती है? जठर निर्गमी अवरोधनी, और ऊपर जठरागम या फिर ग्रास नली अवरोधनी पाई जाती है। मध्य का भाग कौन सा हो गया? फंडिस भाग। तो ये अमाशय के 3 पार्ट्स हो गए। आकार कैसा? जे के आकार का, सबसे चौड़ा भाग होता है और इसके अंदर जठर रस उपस्थित होता है। 3 भाग हो गए, जठरागम भाग, फंडिस भाग और जठर निर्गमी भाग। जठरागम भाग होता है वो ग्रास नली अवरोधनी से, फंडिस भाग मध्य जो भाग होता है उसको फंडिस भाग बोलते हैं, और सबसे लास्ट भाग कौन सा? जठर निर्गमी भाग। ये जठर निर्गमी अवरोधनी द्वारा जुड़ा रहता है नीचे किससे? इस छोटी आंत से। चलिए आगे वाला पार्ट देखते हैं हम, छोटी आंत। आगे वाला पार्ट है अपना छोटी आंत या फिर दूसरा नाम है इसका शुद्धांतर। छोटी आंत या शुद्धांतर। छोटी आंत पूरे के पूरे पाचन तंत्र के अंदर सबसे लॉन्गेस्ट या फिर लंबा पार्ट होता है। लगभग कितना? 7 मीटर लंबा। कितना? 7 मीटर लंबा पार्ट होता है। और ये जो छोटी आंत है आप ध्यान से देखिए, ये एक सीधी नलिका के अंदर नहीं होता है, इसके अंदर बहुत सारे इस प्रकार से मोड़ होते हैं इधर उधर। तो ये थोड़ी सी जगह के अंदर सिमटा हुआ भाग होता है और लगभग कितना लंबा होता है? 7 मीटर लंबा होता है। बात करें कि पूरे के पूरे पाचन तंत्र के अंदर मुख से लेकर जो मलाशय तक होता है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा भोजन का पाचन होता है बच्चों छोटी आंत के अंदर। किसके अंदर होता है सबसे ज़्यादा पाचन? छोटी आंत के अंदर। अब ये जो छोटी आंत है ये इस प्रकार से मान लीजिए कि एक नलिकाकार संरचना है, इसके अंदर छोटे छोटे इस प्रकार से भोजन के अवशोषण के लिए उभार पाए जाते हैं। इसे ये क्या करते हैं? भोजन के अंदर से पोषक तत्व और न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्ब करते हैं या फिर अवशोषण करते हैं। ओके, तो छोटी आंत है वो 7 मीटर लंबा पार्ट होता है और ये नलिकाकार भाग होता है जिसके अंदर भोजन का सर्वाधिक पाचन होता है। अब बात करें इसके टाइप्स की, तो इसको बच्चों 3 भागों के अंदर बांटा गया। कितने भागों के अंदर? 3 भागों के अंदर। पहला पार्ट होता है ग्रहणी पित्त। सबसे पहला पार्ट कौन सा होता है? ग्रहणी पित्त। अब ग्रहणी पित्त देखिए किसको बोलेंगे? ये जो अग्नाशय है, अग्नाशय से एक अग्नाशय नलिका आ रही है, ये देखिए एक नलिका आ रही है अग्नाशय से। तो अग्नाशय नलिका से जुड़ने वाला जो प्रथम भाग होता है छोटी आंत का, इसको बोलते हैं ग्रहणी पित्त। इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रहणी पित्त। तो देखिए जो अग्नाशय नलिका है आंत के इसी प्रथम भाग से जुड़ी होती है, इसको क्या बोलते हैं हम? ग्रहणी पित्त। दूसरा पार्ट होता है अग्र शुद्धांतर। अग्र यानी कि आगे और शुद्धांतर यानी कि छोटी आंत। तो छोटी आंत का जो आगे वाला भाग होता है इसको हम बोलते हैं अग्र शुद्धांतर। यानी कि ये तो ग्रहणी पित्त हो गया और ये जो छोटी आंत ये चालू हो रही है जहाँ से, इसको क्या बोलेंगे हम? अग्र शुद्धांतर। ओके, अब जो अग्र शुद्धांतर है इसके अंदर आंतर कोशिका लगी होती है। क्या होती है? आंतर कोशिका। ये मैंने आपको बताया कि ये ऐसे उभार से पाए जाते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम? आंतर कोशिका। क्या बोलते हैं? आंतर कोशिका।
अब इन आंतर कोशिका के अंदर क्या होता है, ये होती है अवशोषण में सहायक। ये किसके अंदर सहायक होती है, अवशोषण के अंदर सहायक होती है, या फिर भोजन के अंदर से जो मुख के अंदर और यहाँ पर अमाशय के अंदर जो पार्ट नहीं पच पाया था वो छोटी आंत के अंदर अब पचना स्टार्ट होता है, और इसके अंदर जो ये आंतर कोशिकाएं होती है ये भोजन के अंदर से पोषक तत्वों को अवशोषण कर लेती है अपने अंदर, और उसको रक्त के अंदर मिलाकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। ओके, उसके बाद में तीसरा पार्ट देखिए इसका है शुद्धांतर। तीसरा पार्ट कौन सा है, शुद्धांतर। अब ये जो शुद्धांतर है वो छोटी आंत का एकदम लास्ट वाला भाग है। मान लीजिए कि ये यहाँ पर छोटी आंत है वो खत्म हो रही है और यहाँ से ये बड़ी आंत के अंदर खुल रही है। ओके, तो ये जो छोटी आंत का लास्ट वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं शुद्धांतर। इसको क्या बोलते हैं, शुद्धांतर। अब जो अंत के अंदर जो भी भोजन अब जो भी इस ग्रहणी पित्त के अंदर नहीं पच पाए हैं और ना ही इसके अंदर किसमें, अगर शुद्धांतर में नहीं पच पाए हैं, उनका अवशोषण अब होगा शुद्धांतर के अंदर। तो आंत में ये अवशोषण करने का अंतिम भाग है। अवशोषण करने का कौन सा, एकदम लास्टेस्ट भाग है, जिसको हम क्या बोलेंगे, शुद्धांतर। ओके, तो ये छोटी आंत के 3 पार्ट्स हो गए। कितनी लंबाई होती है इसकी, 7 मीटर लंबाई होती है, और ये भोजन के अवशोषण करने में सर्वाधिक सहायक होता है। सबसे ज़्यादा पाचन भी किसके अंदर होगा, छोटी आंत के अंदर। 3 पार्ट हो गए, एक तो कौन सा हो गया, ग्रहणी पित्त, अग्नाशय से जुड़ा हुआ प्रथम भाग होता है, इसको ग्रहणी पित्त बोल दिया। उसके बाद में अग्र शुद्धांतर, जो बीच का पार्ट ज़्यादा अवशोषण में सहायक। उसके बाद में शुद्धांतर, अंतिम भाग जो भोजन के अवशोषण में सहायता करता है, और आगे किससे जुड़ा होता है, ये बड़ी आंत से जुड़ा होता है। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। पहला पार्ट है बड़ी आंत या फिर बृहदांतर। छोटी आंत किसके अंदर खुलती है, बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत को क्या बोलते हैं, बृहदांतर भी बोलते हैं। ओके, अब ये जो बड़ी आंत है इसके अंदर देखिए किसका पाचन होगा, जो भी छोटी आंत के अंदर अब जो भोजन बच गया है, जिसका अवशोषण नहीं हुआ है या फिर जिसका पाचन नहीं उसका है, उसका पाचन या फिर अवशोषण होता है बड़ी आंत के अंदर। बड़ी आंत के अंदर खनिज लवण जो होते हैं उनको अवशोषित किया जाता है, या फिर जो जल बचा हुआ है अब भोजन के अंदर उसका अवशोषण किया जाता है। ओके, 2 ही चीज़ों का अवशोषण किया जाता है, या तो खनिज लवणों का या फिर जल का अवशोषण किया जाता है। ओके, तो आप लिखिए जो बड़ी आंत है इसके अंदर छोटी आंत के द्वारा जो अपचित भोजन है उसमें से किसको, खनिज लवणों को और जल को अवशोषित किया जाता है, या फिर इसका अवशोषण किया जाता है। ओके, अब ये जो बड़ी आंत है इसके भी 2 पार्ट होते हैं। सबसे पहला पार्ट होता है सिक्किम या फिर अंधनाल। सिक्किम या फिर अंधनाल, ये जो अंधनाल या सिक्किम है ये छोटी आंत से बड़ा भाग है। छोटी आंत से बड़ा भाग है जिसको हम क्या बोलेंगे, सिक्किम या फिर अंधनाल। ओके, उसके बाद में दूसरा पार्ट होता है बृहदांतर। दूसरा पार्ट कौन सा होता है, बृहदांतर। अब बृहदांतर इस पूरी बड़ी आंत को ही बोलते हैं। अब देखिए ये जो बड़ी आंत है इसका आकार है बच्चों उल्टे यू शेप। ये देखिए यहाँ से ये इस प्रकार से मुड़ी हुई है, तो इसका आकार कैसा है, लगभग यू शेप होता है। अब बात करें इसकी लंबाई कितनी होती है, छोटी आंत की लंबाई कितनी थी, 7 मीटर। बड़ी आंत की लंबाई होती है 1.3 मीटर। कितनी, 1.3 मीटर, और उल्टे यू के आकार का होता है। किस आकार का, उल्टे यू आकार का, और लंबाई कितनी, 1.3 मीटर। अब जो बृहदांतर है इसके भी 3 पार्ट होते हैं। एक तो होता है आरोही बृहदांतर, एक अनुप्रस्थ बृहदांतर, और एक होता है अवरोही बृहदांतर। देखिए आरोही बृहदांतर किसको बोलेंगे, जहाँ से छोटी आंत बड़ी आंत से जुड़ रही है, और ये बड़ी आंत यहाँ से देखिए शुरू हो रही है, तो इसको बोलेंगे आरोही बृहदांतर। और ये जो ऊपर वाला भाग है, ये जो एकदम सीधा है, तो इसको बोलेंगे अनुप्रस्थ। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, अनुप्रस्थ बृहदांतर। अनुप्रस्थ के बाद में ये जो इधर वाला पार्ट है मलाशय के पास में, इसको बोलते हैं अवरोही बृहदांतर। इसको क्या बोलेंगे, अवरोही बृहदांतर। तो शुरू होती है उसको आरोही, ये बीच वाला अनुप्रस्थ, और ये कौन सा हो गया, अवरोही बृहदांतर। इनकी लंबाई देखिए, आरोही बृहदांतर होती है, इसकी लंबाई होती है 15 सेंटीमीटर। कितनी लंबाई होती है इसकी, 15 सेंटीमीटर। और जो अनुप्रस्थ होता है इसकी लंबाई होती है बच्चों 50 सेंटीमीटर। कितनी, 50 सेंटीमीटर। और ये जो अवरोही बृहदांतर है इसकी लंबाई होती है 25 सेंटीमीटर। ओके, तो आप इसको नोट डाउन कीजिए। आगे वाला पार्ट है अपना मलाशय। आगे वाला पार्ट कौन सा है, मलाशय। बच्चों मलाशय जो होता है वो आहार नाल के अंदर सबसे अंतिम भाग होता है। सबसे अंतिम भाग होता है
भोजन का पाचन मुख से शुरू होता है और मलाशय पर जाकर खत्म होता है। तो मलाशय वो सबसे अंतिम भाग होता है। ओके, जो मलाशय होता है इसकी आकृति होती है थैलेनुमा। किसकी आकृति होती है? थैलेनुमा, और चौड़ा भाग होता है। ओके, तो ये आहार नाल का सबसे अंतिम भाग है, थैलेनुमा इसकी आकृति होती है और ये थोड़ा चौड़ा भाग होता है। कौन सा? मलाशय। ओके, अब ये जो मलाशय है ये मलाशय मल द्वार के द्वारा बाहर खुलता है। ओके, जो मल द्वार के द्वारा बाहर खुलता है। ओके, मल द्वार बोल दो या फिर इसको बोलते हैं गुदा द्वार। ठीक है, अब ये जो गुदा द्वार या फिर मल द्वार है, अब जो मलाशय के अंदर क्या होता है कि अपचित भोजन इकट्ठा होता है। जो भी शरीर के अंदर जिस भोजन का पाचन नहीं हुआ है या फिर जो अपशिष्ट पदार्थ है, ओके, शरीर में भोजन के पाचन के बाद में जो अपशिष्ट बच जाते हैं वो इकट्ठे कहाँ पर होते हैं? वो इकट्ठे होते हैं मलाशय में। मलाशय में इकट्ठे होने के बाद में वो मल द्वार या फिर गुदा द्वार के द्वारा शरीर से बाहर कर दिए जाते हैं। ओके, तो इस मलाशय जो होता है इसका कार्य होता है अपशिष्ट और अपचित भोजन को शरीर से बाहर निष्कासित करना। ओके, तो मैंने आपको मुख से लेकर मलाशय तक की इस पाचन के अंदर कौन कौन से अंग भाग लेते हैं और इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बताया। ओके, कि किस प्रकार से भोजन का पाचन होता है। अगली वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि पाचन के अंदर कौन कौन सी ग्रंथियां भाग लेती है और उन ग्रंथियों का क्या क्या कार्य होता है। इनके द्वारा जो सिक्रेशन एंजाइम्स होते हैं वो किसको पचाने का कार्य करते हैं, इसके बारे में विस्तृत चर्चा होगी। तो ठीक है, मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो के अंदर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। ओके।